हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट, ठीक है। जब आपका कोई पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उसके पास रेस्ट मास होता है, ठीक है। तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू m0c² होती है। जब पार्टिकल इज इन मोशन तो उसके पास रेस्ट मास वाली एनर्जी भी होती है, और जिस स्पीड से वो मूव कर रहा होता है तो उसके पास वो एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट मास इज m0, दैट इज इट पोसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स रेस्ट मास। अब हम लोग एनर्जी मास का रिलेशन जानते हैं, E इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे रेस्ट मास की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो m0, इट इज m0c², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी एनर्जी को E इक्वल टू m0। अब जब पार्टिकल आपका मोशन में है, व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, देन द टोटल एनर्जी इज m0c² प्लस t। यहाँ पे ये जो t है आपका, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मुझे मूविंग मास के बारे में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। अगर कोई पार्टिकल आपको मूव कर रहा है, मूविंग मास m को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं m0, विच इज रेस्ट मास। अगर कोई पार्टिकल आपका लाइट ऑफ स्पीड के कंपैरेबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके मास पे चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड, ठीक है। और ये सारी भी जितनी बातचीत चल रही है, ये एक माइक्रो लेवल पे बात करें। आप लोग माइक्रो स्टडी में देख रहे हैं, ठीक है। ये बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे c जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन E इक्वल टू mc², एनर्जी एंड मास कैन बी कन्वर्टेड into one another. Hence, law of conservation of mass and law of conservation of energy is not valid. Hence, we define law of conservation of mass energy equivalence, that is the total mass and energy before the interaction of particles is equal to the mass and energy after the interaction of the पार्टिकल, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मास डिफेक्ट आपका क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को जानने से पहले, सबसे पहले अगर हम लोगों ने जो रिसर्च में देखा, सपोज मेरे पास कोई एक हीलियम न्यूक्लियस है 2He4, ठीक है। इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इनके पास जो
जो इसका मास था, सपोज इसका मैंने प्रोटॉन का मास देखा 2.1 AMU और इसका जो मास था न्यूट्रॉन 2.2 AMU, तो इसकी जो टोटल मास आई थी 4.3 AMU होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस का ऑब्जर्व किया तो इसका जो मास आया 4.2 AMU, तो ये 0.1 AMU कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसी का ये जो डिफरेंस आया 0.1 AMU का, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मास डिफेक्ट होता क्या है, द डिफरेंस इज the difference in the mass of the nucleus and the mass of its constituents proton and neutron is called मास डिफेक्ट, ठीक है। अब ये मास डिफेक्ट को हम लोग एक्सप्रेशन में किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले ये होता है डेल्टा एम, यहाँ पे होगा जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। इससे हम लोग मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। सपोज ये आपका कोई न्यूक्लियस है, इसका ये जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, तो इसमें जो प्रोटॉन अगर मुझे पता हो करने होंगे तो प्रोटॉन होंगे इसके जेड, और उसके अगर न्यूट्रॉन मुझे पता करने होंगे न्यूट्रॉन विच इज ए माइनस जेड, ठीक है। तो मास डिफेक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ मल्टीप्लाइड बाई द कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, इसको PF से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम और न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, ए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन की बात क्यों आई, पैकिंग फ्रैक्शन की बात इसलिए आई क्योंकि ये बताना चाह रहे थे कि न्यूक्लियस कब आपका स्टेबल है, कब आपका स्टेबल नहीं है। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव फॉर अ न्यूक्लियाई with mass number less than 20 and greater than 200, that is their nuclei are unstable, that is their nuclei are unstable। अगर अनस्टेबल होगा तो फ्यूजन की प्रोसेस होती है। अगर आपका जो स्टेबल होगा तो उसमें फिजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे हम लोग जितने भी बड़े बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब, वो सारे इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपका निगेटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पे, इफ पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव फॉर अ न्यूक्लियाई with mass number in between 20 and 200, that is their nuclei is stable, उसका न्यूक्लियाई जो है स्टेबल होगा, ठीक है। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या देता है, पैकिंग फ्रैक्शन गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, पैकिंग फ्रैक्शन गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को ये दे देता है, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं, इसमें जो मुझे बात करना है, जैसे एनर्जी और मास का जो रिलेशन होता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से हम लोग डिफाइन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द बाइंडिंग एनर्जी इज defined as the energy which the nucleons give by virtue of their attraction to form
न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक मुझे देखना है, अगला जो डेफिनेशन इसकी होगी वो होगी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break up the nucleons, its constituents, proton and neutron to such a large distance, so that they never intersect with each other is called बाइंडिंग एनर्जी। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है डेल्टा E ऑफ B इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। हम लोग कैलकुलेट करें, देखिए मास डिफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन अब आपको अगर लिखनी होगी, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा E ऑफ B इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा M अगर आपको लिखना होगा तो Z ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो अब अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो ये क्या होगा, Z MP प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे निकालनी है, ये कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन वो है रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कैसे निकाली जाएगी, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम रहता है माइनस M ऑफ मास ऑफ द एटम मल्टीप्लाइड बाय द C स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगर कोई यहाँ पे अगर हम इसको अगर ये मास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी ऑलमोस्ट जीरो होती है तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा Mn प्लस ZMe माइनस M ऑफ X इज इक्वल टू जीरो। तो Mn मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस इज इक्वल टू मास ऑफ एटम माइनस Z, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बाइंडिंग एनर्जी आप निकालोगे डेल्टा E ऑफ B इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M ऑफ X प्लस Z ऑफ Me, इसकी जगह वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी अगर आप लिखना चाहेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कैन बी रिटन एज Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द एटम मल्टीप्लाइड बाय द C स्क्वायर। ये इसकी होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो ये मास डिफेक्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसका बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन MP मास ऑफ प्रोटॉन ये आपका गिवन है 1.007825 AMU। ठीक है, अब इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका गिवन है 1.008665 AMU। ठीक है, अब मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना है 4.002800 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे 1 MU आपको मैंने बताया था कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो आप पहले मास डिफेक्ट निकालिए। मास देखिए, अगर आपका हीलियम न्यूक्लियस की बात हो रही है,
अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ट्वाइस He4। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट अगर हम कैलकुलेट करें, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू क्या, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। तो जेड कितना है 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका 1.007825 AMU प्लस ए माइनस जेड 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है 4.002800 AMU। इसको जब कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगा 2.01565 प्लस 2.0173333 माइनस 4.002800, ये 4.002800। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा आपका 4.03 जस्ट मिनट 4.032983। इनको ऐड कर देंगे तो माइनस 4.002800। ठीक है, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट आपका निकल के आएगा 0.030183 AMU। अब अगर मुझे इसको AMU से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो EB इज इक्वल टू 0.0300183 इंटू 931। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। इसके आगे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।